हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका के औद्योगिकरण के युग के लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न बना के इस चैनल पर डाला हुआ, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके पेज ओपन करके डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है कि ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्पेनिंग जेनी पर क्यों हमले किए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बेरोजगारी की आशंका से मजदूर कारखानेदारी एवं मशीनों के व्यवहार का विरोध कर रहे थे। इसी क्रम में उन उद्योगों में से स्पिनिंग जेनी मशीन का जब व्यवहार होने लगा, तब इस उद्योग में लगी महिलाओं ने इसका विरोध आरंभ किया। देखिए का कि जो महिला थी, उन लोग बेरोजगार हो रही थी, तो बेरोजगारी के डर से कार्य कर रही थी कि जो स्पिनिंग जेनी मशीन है ना, उसका कार्य करे विद्रोह कर रही है। ठीक, आरंभ किया। उन लोगों ने अपना रोजगार छीनने का आशंका दिखाई पड़ने लगी, यानी जो महिला लोग थे उसको काची अपना रोजगार छीनने का डर था, इसलिए उन लोग काची करे स्पिनिंग जेनी मशीन को काची करे विद्रोह कर रही है। अतः ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर आक्रमण कर उन्हें तोड़ना आरंभ कर दिया। यानी देखिए काची क्या कि जो ब्रिटेन की जो महिला थी, उन्हें काम छीनने के डर से काची किया कि स्पिनिंग जेनी जो मशीन था उस पर काची किया आक्रमण करके उन्हें तोड़ने के लिए आरंभ कर दिया। तो ये देखिए हो गया आपका पहला नंबर लघु उत्तरीय का पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोला कि लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी वैसे लोग से जो रेशों के हिसाब से ऊन छाटते थे, ऊन खरीदते थे। इस ऊन को वे सूत काटने वाले तक पहुंचाते थे। तैयार धागा वस्त्र बुनने वाले, चुनटे के सारे कपड़ा समेटने वाले और कपड़ा रंगने वाले के पास ले जाया जाता था। रंगा हुआ बस लंदन पहुंचता था, जहां उसकी फिनिशिंग होती थी। इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता है। यानी देखिए किस लिए लंदन फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था, तो देखिए सारा काम का हो जाता कि उधर से होता था, और लास्ट में फिर देखिए फिनिशिंग करने के लिए कहाँ आता था, तो लंदन आता था। क्या चीज कहाँ आता था, लंदन। इसलिए देखिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोला इंग्लैंड ने अपने वस्त्र उद्योग बढ़ावा देने के लिए क्या किया। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में यांत्रिकी का आरंभ सूती वस्त्र उद्योग से हुआ। 1773 में लंकाशायर के वैज्ञानिक जॉन के वे फ्लाइंग शटल नामक मशीन बनाई। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा है कि फ्लाइंग शटल मशीन किसने बनाई, तो जॉन के बनाई। कौन बनाया, जॉन के। फ्लाइंग शटल मशीन किसने बनाई, जॉन के। वे कहाँ के थे, तो लंकाशायर के। कहाँ के थे, लंकाशायर के। और कब बनाया था, तो 1773 में। 1773 में। इससे बुनाई की गिरफ्तारी बढ़ी तथा सूत की मांग बढ़ी। 1765 में ब्लैक बर्न के जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी बनाई। देखिए 1765 में क्या हुआ कि ब्लैक बर्न के कौन थे, जेम्स हारग्रीव्स ने क्या चीज बनाई, स्पिनिंग जेनी बनाई, जिससे सूत की कताई 8 गुना तेज हो गया। सूत की कुटाई का हो गया 8 गुना तेज हो गए। रिचर्ड ऑकराइड ने सूत काटने के लिए स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा कि स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किसने किया, तो रिचर्ड आर्कराइट किया था। ठीक, जिससे अब हाथों से सूत काटने का काम बंद हो गया। और क्रम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल नामक बनाई। देखिए क्रम्पटन जो थे क्या चीज बनाए, स्पिनिंग म्यूल। तो आपसे पूछा कि स्पिनिंग म्यूल किसने बनाया, तो क्रॉम्पटन बनाया। कौन बनाया, क्रॉम्पटन। देखिए क्रॉम्पटन का मोटर उटर आता है ना, तो देखिए क्रॉम्पटन बनाए थे क्या चीज, स्पिनिंग म्यूल नामक मशीन बनाए थे, जिससे क्या हो रहा था कि मतलब जो कपड़ा उपड़ा के काम हो रहा था ज़्यादा तेज हो रहा था। देखिए यानी बस उद्योग क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक, तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि फ्लाइंग शटल के व्यवहार का हाथ करघा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के पहले सूत काटने और कपड़ा बनाने का काम हाथों से होता था। स्पष्ट है कि उत्पादन धीरे धीरे और कम मात्रा में होता था। देखिए हाथ से काम करेंगे तो क्या होगा, उत्पादन धीरे धीरे होगा और कम मात्रा में होता था। साथ ही कपड़ा मोटा और घटिया होता था। देखिए हाथ से काम करने से क्या होता कि कपड़ा मोटा और घटिया होता था तथा बड़े पैमाने पर माल तैयार नहीं होता था। बड़े पैमाने पर माल तैयार नहीं होता था। बाहर के देशों में इंग्लैंड के वस्त्र की मांग तो थी, परंतु इंग्लैंड इस बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ सिद्ध हो रहा था। तब कताई और बुनाई तेजी करने के लिए अनेक आविष्कार किए गए। 1773 में लंकाशायर के जॉन के ने तेज चलने वाली ठरकी फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। यह मशीन ऐसी थी जिस पर अधिक लंबाई और चौड़ाई के कपड़ा बुना जाता था। इस आविष्कार के फलस्वरूप हस्तकरघा उद्योग में अधिक बढ़ोतरी हुई और मनुष्य कम समय में अधिक वस्त्र तैयार करने लगा। तो ये देखिए हो गया फ्लाइंग शटर के व्यवहार हथकरघा पर क्या चीज पड़ा। तो हथकरघा पर क्या चीज पड़ा, फ्लाइंग शटर लाने से क्या हुआ कि मतलब कपड़ा उपड़ा ज़्यादा बनने लगा, कपड़ा उपड़ा क्या होने लगा, ज़्यादा बनने लगा। ठीक, तो ये हो गया आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में निरुद्योगीकरण क्यों हुआ। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भारत इंग्लैंड का सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश में से श्रम था। सरकार ने भारत से कच्चे माल का आयात और इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल का भारत में निर्यात करने की नीति 1850 के बाद अंग्रेज सरकार की औद्योगिक नीतियां, मुक्त व्यापार की नीति, भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा और परिवहन शुल्क लगाने, रेलवे कारखानों में अंग्रेजी पूंजी निवेश, भारत में अंग्रेजी आयात का बढ़ावा देने इत्यादि के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विनाश हुआ। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि कारखानों की स्थापना की प्रक्रिया बढ़ी, जिससे देसी उद्योग अपना महत्व खोने लगे। इस भारतीय उद्योगों का निरुद्योगीकरण होने लगा। क्या होने लगा, निरुद्योगीकरण। जो कि आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि जाबर कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कारखाना तथा मिल मजदूरों में
और कामगारों की नियुक्ति का माध्यम जावर थे। यानी देखिए कारखानों और मिलों में क्या चीज़, मजदूरों को जो कामगार की नियुक्ति का जो माध्यम था ना, वो क्या चीज़ था, जावर। तो जावर एक क्या चीज़ है, तो यानी मजदूर का एक नियुक्ति करने का माध्यम, मजदूर की नियुक्ति करने का क्या चाहिए, माध्यम है। ठीक। प्रत्येक मिल मालिक जाबर को नियुक्त करते थे। जो प्रत्येक मिल मालिक थे किसको नियुक्त करते थे, जाबर को। किस लिए, तो मजदूर को नियुक्त करने के लिए। यह मालिक का पुराना तथा विश्वस्त कर्मचारी होता था। यानी जो जाबर बनता था ना, तो कोई क्या होता है कि जो मालिक का पुराना जो कर्मचारी होता है या विश्वासी कर्मचारी होता है ना, उसी को बनाया जाता था। वह आवश्यकता अनुसार अपने गांव से लोगों को लाता था। यानी आवश्यकता अनुसार क्या करता था, जो जावर होता था वो अपना गांव से लोगों को लाता था और उन्हें कारखानों में नौकरी दिलवाता था। मजदूरों को शहर में रहने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम भी जावर करते थे। यानी ठेकेदार, सिंपल में जो हम लोग कहते हैं ना ठेकेदार, तो ठेकेदार हम लोग को होता है ना कि ठेकेदार अपना गाँव से लेबर के लेके जाता है, वो काम करवाता, तो ठीक उसी प्रकार जावर भी पहले था। ठीक। तो इंग्लैंड में जावर चलता था। तो ये हो गया आपका 5वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अभी छठा हो गया था, कौन सा नंबर था ये, छठा, जावर कौन थे। और देखिए 7वां नंबर क्या चाहिए कि ट्रेड यूनियन से आप क्या समझते हैं, ट्रेड यूनियन के किन्हीं 4 उद्देश्यों का वर्णन करें। तो देखिए ट्रेड यूनियन क्या है, कि ट्रेड यूनियन एक प्रकार का मजदूर संघ है। ट्रेड यूनियन क्या चाहिए, एक प्रकार का मजदूर संघ है, जो मजदूरी की अपनी समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया। यानी मजदूरों की जो समस्या है ना, उसको काज करने के लिए, दूर करने के लिए बनाया गया। ये संघ इनके समस्याओं को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। यानी जो ट्रेड यूनियन है ना, जो मजदूर के समस्या का चीज दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ट्रेड यूनियन के 4 मुख्य उद्देश्य थे। देखिए पहला मुख्य उद्देश्य क्या चाहिए कि मजदूरों को उचित वेतन दिलवाना। दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या चाहिए कि कारखानों की स्थिति में सुधार की मांग। तीसरा मुख्य उद्देश्य देखिए क्या चाहिए, श्रमिकों की कार्य अवधि को निश्चित करना। और चौथा मुख्य उद्देश्य क्या चाहिए था कि मिल मालिकों को मनमाने शोषण से मजदूरों की रक्षा करना। तो ये देखिए 4 उद्देश्य था क्या चीज का, तो ट्रेड यूनियन जो बना था ना किसानों के लिए, ऐसे मजदूरों के लिए, उनका ये 4 मुख्य उद्देश्य था। ठीक। तो ये हो गया आपका 7वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस के विख्यात समाजवादी चिंतक लुई ब्लॉक ने किया था। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो लुई ब्लॉक किया था। कौन किया था, लुई ब्लॉक किए थे। ठीक। बोल रहा है औद्योगिक क्रांति की एक विशेषता यह है कि यह एक वर्ग विहीन क्रांति थी। इसे ना तो बुजुर्गवा, सर्वहारा अथवा अभिजात और मध्यवर्गीय क्रांति कहा जाता है। यह क्रांति वैज्ञानिकों और आविष्कारों को श्रृंखला बनी, जिससे मानव चलित और औजारों का स्थान जल शक्ति अथवा वाष्प शक्ति चलित संयंत्रों ने ले लिया। इसी प्रकार घरेलू उद्योगों का स्थान कारखानों ने ले लिया। इसके फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। यह क्रांति रक्तहीन क्रांति थी। यानी जो औद्योगिक क्रांति थी, कैसा क्रांति थी, रक्तहीन। यानी इसमें कोई मारधाड़ नहीं होता, इसमें कोई धरना प्रदर्शन नहीं था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। और बाद में फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी आदि देशों में भी विकसित हो गई। तो देखिए औद्योगिक क्रांति का हो गया ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। औद्योगिक क्रांति साहब क्या समझते थे, इसका उत्तर हो गया ये। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 19वीं शताब्दी के निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर क्यों छपवाने लगे थे। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, 19वीं सदी के अंतिम चरण से उत्पादकों ने अपने अपने उत्पाद के प्रचार के लिए आकर्षक कैलेंडर छपाने आरंभ कर दी। चूंकि अखबार और पत्रिका को पढ़कर उत्पादन के विषय में समझा जाता था, परंतु इसे कैलेंडर को देखकर और भी समझा जा सकता था। तो देखिए यानी काची करते कि अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो मालिक लोग होता था, वो काची कराता था, कैलेंडर को छपाता था। कैलेंडर से क्या था कि लोग ज़्यादा समझता था, कैलेंडर से लोग क्या करता था, ज़्यादा समझता था। अखबार जो पढ़ा लिखा लोग रहता था वही खाली देख पाता था और समझता था, पर कैलेंडर से लोग क्या करता था, ज़्यादा समझता था। उसके लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं था। कैलेंडर देखने के लिए क्या लोगों को शिक्षित होना जरूरी नहीं था। इन कैलेंडर में नए नए उत्पादों बेचने के लिए देवी देवताओं की तस्वीर भी लगाई जाती है। जो कैलेंडर छपता था उसमें देवी और देवता की तस्वीर लगा रहता था, जिससे क्या होता था कि उसका जो भक्त रहता था उस प्रोडक्ट को कीनता था। बोला कि जिससे लोगों भावनात्मक रूप से विभिन्न उत्पादों और आकृष्ट होने लगे। देवताओं की तस्वीर के अलावा महत्वपूर्ण व्यक्ति, सम्राटों, नवाबों की तस्वीर भी विज्ञापन कैलेंडर में खूब इस्तेमाल होने लगा। यानी देखिए देवताओं के साथ साथ किसको, तो सम्राटों को, नवाबों को तस्वीर भी विज्ञापन कैलेंडर में खूब इस्तेमाल होने लगा। ग्राहकों को आकृष्ट करने के लिए निर्माताओं ने विज्ञापन के माध्यम से स्वदेशी और राष्ट्रपति संदेश भी दिए। राष्ट्र प्रेमी अपने नेताओं की तस्वीर देखकर इंग्लैंड कैलेंडरों के प्रभावित होकर उन उत्पादों को खरीदते थे। देखिए क्या होता था कि कैलेंडर छपवाने से पहला फायदा कुछ होता है। देखिए राष्ट्र प्रेमी जो होता है अपना नेताओं की तस्वीर देखकर कैलेंडर से प्रभावित होकर उन उत्पादों को खरीदते थे। क्या करते थे, खरीदते थे। जैसे देखिए भगत सिंह एक राष्ट्रवादी नेता है, तो जो भगत सिंह से जितने लोग प्यार करते हैं वो क्या करते हैं कि कैलेंडर देख के उस उत्पादन को क्या करते थे, खरीदते थे। जैसे देखिए मान लीजिए जाए कि भगत सिंह का अगर तस्वीर कोई टी शर्ट में छाप दिया जाए तो देखिए वो टी शर्ट खूब बिकता है कि नहीं।
तो ठीक उसी प्रकार से देखिए पहले भी ज़माना में इंग्लैंड में भी यही होता था कि कैलेंडर में क्या चीज़ करता था, जितना भी राष्ट्रवादी नेता थे ना उनका फोटो छाप देता था, तो जो लोग उनका जो भक्त थे या जो उनका प्रेमी थे वो क्या चीज़ करते थे, उसका प्रोडक्ट को खरीदते थे। इस प्रकार विज्ञापन के द्वारा उद्योगपति ने बाजार में उनका प्रचार प्रसार किया। तो ये हो गया आपका 9वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। दोस्तों लघु उत्तरीय में 9 ही प्रश्न था। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हम शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।